गरीब ससुराल वालों ने खाई आइसक्रीम। चिंटू देख, शाम ढल गई, आइसक्रीम वाला आता ही होगा, चल चलते हैं। ये कहकर राधा और चिंटू घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी पूरा गांव आइसक्रीम वाले की आवाज से गूंज उठता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, आओ, आ गया है गर्मियों का बेंजीज ठंडा ठंडा आइसक्रीम। आवाज सुनकर बहुत सारे बच्चे पैसे लेकर भागते हुए आइसक्रीम वाले के पास भीड़ लगा लेते हैं और तरह तरह की आइसक्रीम खरीद कर खाने लगते हैं। वहीं गरीब बच्चे चिंटू और राधा ललचाई आंखों से आइसक्रीम को देख रहे होते हैं। काश कि हम भी ये स्वादिष्ट आइसक्रीम खा पाते। राधा दीदी, तुम बस आइसक्रीम वाले को रोक कर रखो, आज हम आइसक्रीम जरूर खाएंगे। ये कहकर 5 साल का गरीब बच्चा चिंटू घर में आकर अपना गुल्लक टटोलने लगता है, जिसमें कुल मिलाकर 4 रुपए होते हैं। पैसे लेकर नासमझ चिंटू आइसक्रीम खरीदने आता है। अंकल, हमें भी 2 महंगी वाली वनीला आइसक्रीम दे दो, ये देखो पैसे हैं मेरे पास। ये कहकर मासूम चिंटू मुट्ठी खोल देता है। तभी कंजूस आइसक्रीम वाला चिंटू पर चिल्ला पड़ता है। अरे ओ फटीचर, सपने देख रहा है क्या? सबसे सस्ती संतरे वाली आइसक्रीम भी 10 रुपए की है और तुझे 4 रुपए में दूं? ये 2 आइसक्रीम चाहिए, वो भी वेनिला की। हाँ, ये पकड़ तेरे 4 रुपए और चल फुट यहाँ से। औकात होती नहीं है और आ जाते हैं आइसक्रीम खाने भूखे नंगे कहीं के। दोनों गरीब बच्चे आंखों में आंसू लिए रसोई में काम कर रहे अपनी माँ कविता के पास आते हैं। अरे क्या बात है बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? दोनों बच्चे बिलख बिलख कर रोते हुए कविता को पूरी बात बताते हैं। माँ, आइसक्रीम वाले ने गरीब के घर हमें भगा दिया। आपको पता है, सोनू, गुड्डू और हर्ष हर रोज स्कूल के बाहर आइसक्रीम खाते हैं, मुझे और राधा को ललचवाते हैं और हमें गरीब कहकर हमारी हंसी उड़ाते हैं। माँ, हमें भी आइसक्रीम खानी है। बच्चों, हम गरीब हैं और तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद कर ला सके। चलो दोनों बाहर जाकर बैठ जाओ, रसोई में गर्मी और धुआं हो रहा है। इसके बाद दोनों बच्चे अपनी दादी सरस्वती के पास आ जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर में कमल और अर्जुन घर लौट आते हैं। अर्जुन बेटा, पंडित जी ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। लड़की गरीब घर की है और एक ना एक दिन तो तुझे अपनी गृहस्थी बसानी ही है। तू अपनी राय बता दे बेटा। माँ, आपको जैसा ठीक लगे। अर्जुन की मंजूरी के बाद सरस्वती अपने बेटे की शादी गरीब घर की पूजा के साथ मंदिर में कर देती है और उसे बहू बनाकर घर लाती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी जेठानी जी। पूजा भाभी, हमारे गरीब परिवार में आपका स्वागत है। अपनी जेठानी कविता की ही तरह पूजा भी धीरे धीरे अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। एक दिन की बात है। कमल भैया, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, पैसे दे दीजिए। अरे छोटी, मुझे शाम तक का समय दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये कहकर कमल काम पर चला जाता है और कुछ दूर आने के बाद एक कूड़ेदान में आकर अपनी गरीबी को सोचकर फूट फूट कर रोते हुए कहता है। मुझे माफ कर देना कविता, मुझे माफ कर देना बच्चों, मगर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारा बाप इस वक्त बेरोजगार है और घर का चूल्हा जल सके, इसीलिए कारखाने से काम छूटने के बाद मुझे छुप छुपा कर कचरा बीनना पड़ रहा है। अपने घर की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार होने के कारण काम न होने पर कमल हर दिन कड़कती धूप भरी गर्मी में कूड़ेदान से उठ रही बदबू झेलकर बेबसी में कूड़ा बीनता था। अरे आज तो इस कूड़ेदान में जरा भी लोहा प्लास्टिक नहीं। आधा दिन बीत गया, मुझे कहीं और जाकर कूड़ा बीनना चाहिए, शायद सड़क पर कूड़ा कचरा मिल जाए। ये कहकर कमल कंधे पर बोरी उठाकर सड़क पर निकल पड़ता है, जहाँ प्लास्टिक की बोतलें पड़ी होती हैं। तभी उसका गला सूखने लगता है। मुझे जोर की प्यास लगी है, मगर यहाँ तो एक भी प्याऊ नहीं जिससे मैं पानी पी लूं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम, नट्टू लाल की लाजवाब आइसक्रीम। आइसक्रीम देखकर कमल झट से वहाँ जाता है। अरे वो आइसक्रीम वाले भैया, एक आइसक्रीम कितने की दी? कमल के कंधे पर कचरे की बोरी देखकर आइसक्रीम वाला उसे घिन भरी नजरों से घूरते हुए टेढ़ा सा जवाब देता है। अरे ओ कबाड़ी वाले, ये आइसक्रीम खरीदना तुझ जैसे की औकात से बाहर है, चल जा यहाँ से। अरे भैया, ऐसा क्यों बोलते हो? पहले दाम तो बताओ।
देख, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम है पूरे 150 की एक है, ये 150 की, और वेनिला आइसक्रीम पूरे 100 रुपए की एक है। और बताऊं, ये आइसक्रीम कितनी महंगी है। 100 रुपए की आइसक्रीम खाने से अच्छा क्यों ना मैं साग सब्जी खरीद कर घर ले जाऊं। भैया, ये आइसक्रीम रहने दो, बस थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मुझे गरीब का गला गीला हो जाए। आइसक्रीम वाला कमल को थोड़ा सा पानी पिला देता है और गरीबी के हाथों लाचार कमल आइसक्रीम खाने की ललक के साथ घर चला जाता है। इसी तरह कमल का परिवार गरीबी में दिन काटता है। तभी रोज की तरह शाम ढलते ही आइसक्रीम वाला गली में आता है। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम, तरह तरह की आइसक्रीम। माँ देखो, आइसक्रीम वाला आया है, आज तो हमें आइसक्रीम दिला दो। बच्चों, मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। चिंटू और राधा रोते हुए सरस्वती से आइसक्रीम खरीदने को कहते हैं। दादी माँ, आप ही हमें आइसक्रीम दिला दो ना। बच्चों, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ढेर सारी आइसक्रीम खिलाती, मगर मेरे पास एक खोटा सिक्का नहीं। ये सुनकर राधा और चिंटू गुस्सा होकर कहते हैं, पता नहीं कैसे पर टीचर के घर पैदा हो गए हम, जिनके पास हमें आइसक्रीम खरीदने के भी पैसे नहीं है। हाँ चिंटू तो सही कह रहा है, इस घर में हमें दाल रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, काश हम भी अमीर घर में पैदा होते, क्योंकि उनके बच्चों का जब मन चाहता फ्रिज खोलकर आइसक्रीम खाते हैं, और इसीलिए कि हम गरीब हैं, हमें हमेशा मन मारकर रूखा सूखा खाना पड़ता है। अपने बच्चों को गरीबी का ठट्टा उड़ाता देखकर कविता गुस्से में राधा और चिंटू को चांटा मारती है। बस बहुत हो चुका तुम दोनों का, तुम्हें समझना होगा कि हम गरीब हैं। तुम्हारे पिताजी और चाचा सारा दिन गर्मी में खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर हम गरीब के घर का चूल्हा जलता है। कविता भाभी, बच्चों को मत मारो। चलो राधा चिंटू, मैं तुम्हें इन पैसों से आइसक्रीम खिलाती हूँ। मगर नेहा, ये पैसे तो तुम्हारी फीस के हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम फीस नहीं भरोगी तो वो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। सच कहा था भाभी, मगर मेरा पढ़ना मेरे भतीजे भतीजी की खुशी से बढ़कर नहीं। इन्हें आइसक्रीम खाना है और मैं इन्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। तुम रहने दो नेहा, मैं देखती हूँ कुछ। ये कहकर पूजा कमरे में आकर अपना पर्स टटोलने लगती है, जिसमें उसे 10 रुपए मिलते हैं, जिससे एक आइसक्रीम खरीद कर वो कहती है, ये लो मेरे बच्चों, इस आइसक्रीम को मिल बांट कर खा लो। दोनों बच्चे खुशी से भरकर आइसक्रीम बांटकर खा लेते हैं। बच्चों को आइसक्रीम खाता देखकर गरीब ससुराल वाले के मन में आइसक्रीम खाने की खोई हुई इच्छा जाग जाती है। अगले दिन नेहा कॉलेज के फीस काउंटर पर आती है। यार श्रेया, ये फीस काउंटर बंद क्यों है? अरे मेरी लल्लू राम सहेली, कर दी ना लल्लू पंती। हरे कैश काउंटर पर फीस करने की क्या जरूरत है, ला दे, मैं ऑनलाइन तेरी फीस भर देती हूँ। फीस भरते ही श्रेया को 250 रुपए मिलते हैं। देखा, ऑनलाइन फीस भरने का फायदा, तुझे 250 का कैशबैक मिला है। चल कॉलेज की कैंटीन में चलकर बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हैं। श्रेया, मेरे परिवार वालों ने जाने कितने सालों से आइसक्रीम नहीं खाई, क्योंकि मेरे भाई जो कमाते हैं उससे घर का दाना पानी चलता है, मगर इस 250 रुपए से मैं अपने गरीब परिवार वालों को आइसक्रीम खिलाऊंगी। नेहा उन पैसों से अपने घर वालों के लिए आइसक्रीम खरीद कर घर लाती है, जिसे गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। राधा दीदी देखो, बुआ हमारे लिए आइसक्रीम लाई है। ये लो बच्चों, आइसक्रीम खाओ। माँ, कविता भाभी, पूजा भाभी, आप भी आइसक्रीम खाइए ना। मगर ननद जी, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर आइसक्रीम कहाँ से? भाभी वो सब छोड़ो, आप बस आइसक्रीम खाओ, वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। सभी खुशी से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी दोनों गरीब बहुओं के पति भी आइसक्रीम लेकर घर आते हैं। माँ, कविता, बच्चों देखो, मैं आइसक्रीम लाया हूँ। अरे भैया, आप भी आइसक्रीम लाए हैं? मुझे भी आज तनख्वाह मिली थी, इसलिए मैं भी आइसक्रीम लाया हूँ। चिंटू, आज तो हमारी दावत आ गई। पहले तो बुआ हमारे लिए इतनी सारी आइसक्रीम लाई थी, और अब तो पिताजी और चाचा भी आइसक्रीम लाए हैं। अरे बेटा, आइसक्रीम के पीछे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? माँ, रोज रोज तो हम रूखा सूखा ही खाते हैं। अगर थोड़े पैसे खर्च करने से हम भाई अपने परिवार की खुशी खरीद सकते हैं तो हर्ज क्या है। ये कहकर कमल सभी को आइसक्रीम देते हैं, और आखिरकार कविता और पूजा का गरीब ससुराल खुशी से भरकर उस रोज आइसक्रीम खाता है। कितना फर्क है ना। कहाँ तो अमीरों का घर ठाट बाट से परिपूर्ण होता है, वहीं एक गरीब जिंदगी भर हड्डियां गलाकर भी रूखा सूखा खिलाकर अपने परिवार का पेट पालता है। मगर अच्छी पहनने और खाने की ख्वाहिश तो सभी को होती है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर।
सरस्वती अपने घर में एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करती थी। इसी प्यार में गुलाबो अंधी और घमंडी हो गई थी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और सूरज की शादी नीरा नाम की एक लड़की से हो गई। शादी के अगले ही दिन नीरा सभी रस्मों को पूरा करके बाहर आ गई। ओह, इन इतने भारी गहनों और कपड़ों ने तो मेरी जान ही ले ली। नीरा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन उसने ये बात अपने पति और सास के सामने नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नीरा के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि उनके घर में एक पंखा तक नहीं था। ओहो, शादी के पहले दिन ही दुल्हन घर से बाहर खड़ी हुई है। वाह भाभी जी, किसके साथ भागने का इरादा है? चुप करो गुलाबो, मैं तो बस यहाँ, मुझे आपकी कोई सफाइयाँ नहीं चाहिए। अंदर आ जाइए, माँ और भैया को चाय पीनी है। नीरा को अपनी नंद का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बेचारी कर भी कह सकती थी। नीरा तपती हुई गर्मी में चाय बनाने लगी। मम्मी जी, और आप भी चाय ले लीजिए। नीरा, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? मुझे ज्यादा चाय पसंद नहीं है। नीरा ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसकी हालत देखकर सूरज को बुरा लगा। इसी तरह से रात हो गई। अरे नहीं, इतनी गर्मी और ऐसे कपड़ों में तो नींद भी नहीं आएगी। नीरा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां सूरज आ गया। अरे नीरा, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो समझ गया, शायद ये गर्मी तुम्हें सोने नहीं दे रही है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि ये बात तुम कभी भी अपने मुंह से नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया है। अब गर्मी है तो लगेगी ही, इसमें इतनी बड़ी भी बात नहीं है। नीरा अपने पति को कोई भी चिंता नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपनी बीवी की बात सुनकर सूरज सोचने लगा, मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मैं परेशान न हूं, इसीलिए खुद गर्मी में भी सोने को तैयार है। नहीं, मुझे मेरी पत्नी के लिए कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। सो जाइए, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। नीरा और सूरज दोनों सोने लेट गए, लेकिन बेचारी नीरा को पूरी रात कच्ची पक्की सी ही नींद आई। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। सूरज को नीरा की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन अचानक, नीरा। जी सूरज जी। अरे वाह, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सूरज अपने और नीरा के कमरे में लगाने के लिए एक पंखा लेकर आया था, जिसे देखते ही गुलाबों का खून खौल गया। माँ, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? क्या हुआ गुलाबो? आप चुप रहिए। माँ, जरा आप देखिए कि भैया के हाथ में क्या है। हैं? क्या है? सरस्वती ने सूरज को हाथ में नया पंखा पकड़े देखा। बेटा, ये किसके लिए? इनसे क्या पूछती हो? मैं आपको बताती हूँ, ये पंखा हमारे भैया अपनी बीवी के कमरे में लगाने के लिए लाए हैं, और हम दोनों तो जैसे यहाँ पर बेवकूफ है ना भैया? ये तू कैसी बातें कर रही है गुलाबो? मैं सही कह रही हूँ, हम यहाँ बेवकूफ ही हैं, क्योंकि इस घर में बस आपकी ही बीवी स्पेशल है, जो आप बस इन्हीं के लिए पंखा लाए हो। वैसे भैया, आपको एक भी बार अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? किस तरह माँ ने आपका पेट भरने के लिए चूल्हे पर बैठकर पसीने में नहाते हुए रोटियां बनाई हैं। आप जब तो कभी एक हाथ का पंखा भी नहीं लाए, लेकिन अब जब बात अपनी बीवी पर आई तो 4 दिन में पंखा भी आ गया। वाह, तू बहुत ज्यादा बोल रही है गुलाबो। गुलाबो ने बातों ही बातों में अपनी चालाकी से अपनी माँ को चढ़ा दिया। चुप कर, सही कहा मेरी बच्ची ने। जब तेरी खुद की बीवी पर बीती तो तुझे बात लगी, और जब हम किया करते थे तब कोई असर भी नहीं होता था। अपने घर में पंखे को लेकर बतंगड़ बनता देख नीरा बोली, आप इस तरह से घर में झगड़ा मत कीजिए सूरज जी। अगर माँ चाहती हैं कि इनके कमरे में पंखा लगे तो आप इसे वहीं पर ही लगा दीजिए। पर आप फिक्र मत कीजिए। अपनी बीवी की बात सुनकर सूरज ने अपनी माँ और बहन के कमरे में पंखा लगा दिया, और फिर वो बिना किसी से कुछ भी बोले गुस्से में वहां से चला गया। वाह माँ, आज तो बड़ी ही मजेदार नींद आएगी। वाह, क्या हवा है, इसे ही कहते हैं जिंदगी। ये आराम तो मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा ही देख रही हूँ। सभी को इतना खुश देख नीरा भी बहुत खुश हुई, और वो भी वहीं बिस्तर पर आकर बैठ गई। तुम किसे पूछकर यहाँ आई हो? क्या मतलब? जा, चली जा यहाँ से, और फिर कभी यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, समझी? तू ही है वो इंसान जिसने मेरे बच्चों को फंसाया था, लेकिन देख तेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। मेरे बेटे ने मेरे लिए मेरे कमरे में पंखा लगाया है। ये आप क्या कह रही हो? मैंने सूरज जी को किसी भी बात में नहीं फंसाया है, सच्ची। ये झूठ वहाँ बोलना जहाँ इसे सच मान लिया जाए।
हम इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा भयानक चेहरा ना देख चुके हैं, तो हमारे ऊपर तुम्हारा ये जादू नहीं चलेगा। चल निकल यहाँ से। बेचारी नीरा उदास होकर कमरे से बाहर आ गई और खतरनाक गर्मी में भी उसे बिना किसी पंखे के ही सोना पड़ा। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। नीरा की सास और नंद उसे 1 मिनट के लिए भी पंखे की हवा में नहीं बैठने देती थी। ये सब कुछ देखकर सूरज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुम फिक्र मत करो नीरा, मैं आज तुम्हारे लिए भी एक पंखा ले आऊंगा। नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता न करूं? बस बहुत हुआ, अब तो मैं आज ही तुम्हारे कमरे में भी पंखा लगाकर ही रहूंगा। सूरज ऐसा बोलता हुआ काम पर चला गया और वहां से लौटते वक्त उसने लोन पर एक और नया पंखा खरीद लिया। अब तो नीरा बहुत खुश हो जाएगी। सूरज खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी पत्नी के कमरे में भी पंखा लगा दिया। ये बात गुलाबो और सरस्वती को हजम नहीं हो रही थी। बीवी ने कैसा जादू चला रखा है, मेरे भैया को तो बीवी के आगे घर के हालात भी दिखाई नहीं देते। हाँ, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है। गुलाबो, तू मेरी बहन है, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर भी रहा हूँ, वरना क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, गुस्से में बोल दिया। आप अंदर चलिए। नीरा सूरज को भी अपने कमरे में ले गई और पंखा चला दिया। आहा, मजा आ गया। तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? बहुत ज्यादा। नीरा और सूरज दोनों बहुत दिनों बाद पंखे की हवा में चैन की नींद सोए। इसी तरह दिन बीत गए और कुछ ही दिनों बाद गुलाबो की भी शादी हो गई। गुलाबो का ससुराल भी गरीब था। वहां पर भी पंखे कूलर जैसी चीजों का नामो निशान नहीं था। आहा, इन भारी गहनों और कपड़ों में तो मैं उबल जाऊंगी। गुलाबो भी अपने ही ससुराल में बहुत बेचैन हो रही थी। वो ये सब जाहिर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका पति और सास सब कुछ समझ रहे थे। अब तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी भाभी पर क्या बीतती होगी, और मैं बिना बात ही उनसे लड़ा करती थी। गुलाबो को अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ। इसी तरह गुलाबो की पगफेरे की रस्म की बारी आई और वो अपने मायके आ गई। माँ, भाभी, भैया, मुझे माफ कर दो। भाभी के खिलाफ मैंने ही आपको भड़काया था। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। गुलाबो ने सभी से माफी मांगी और उसे सभी ने माफ भी कर दिया। शाम को जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वो अपने भी कमरे में पंखा लगा हुआ देखकर हैरान हो गई। गुलाबो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। अपने पति का ऐसा बर्ताव देख गुलाबो की आंखें भर आईं। उसे अपनी भाभी के भी साथ की हुई अपनी बातें याद आ रही थी। गुलाबो ने अब कभी भी किसी को भी परेशान ना करने की कसम खा ली थी और दोनों ही परिवार खुशी खुशी रहने लगे।